सूरज निकल आया, दरख्तों पर परिंदे जाग गए और हमने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। 20 भेड़ियों की लाशें हमको मिली। वो हमने जमा करके गहरी नाली में डाल दी और उस पर कचरा लकड़ी डालकर आग लगा दी। आपस में मशवरा हुआ और काफिला आगे रवाना हुआ। रोशन खान गाड़ी चला रहा था, मैं उसके बराबर बैठा था। एक खच्चर पर कोलिंगा और एक पर मान सिंह आगे आगे चल रहे थे। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, रास्ता भी ज़्यादा ख़राब नहीं था। अचानक मान सिंह ने रुकने का इशारा किया और जीप रुक गई। मैं उतरकर उसके करीब गया तो वो बोला, ये किसी गांव की हदबंदी है, इसे आगे जाने पर ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, हमको यहाँ पर रुकना होगा। कोलिंगा भी करीब आ गया और उसने एक अजीब तरह की आवाज़ मुंह से निकाली। 2 आवाज़ों के बाद ही जवाब आ गया और फिर कोई आता नजर आया। उनके चेहरों पर कुछ निशानात आड़े तिरछे बने हुए थे, गोया ये उनकी पहचान थी। वो जब करीब आए तो कोलिंगा आगे बढ़ा और हाथ ऊपर करके उनको ताज़ीम दी। वो 4 थे, उन्होंने भी इसी तरह किया और वो कोलिंगा से बात करने लगे। चंद मिनट बात करके कोलिंगा ने मुझसे कहा, ये कहते हैं गांव के अंदर तो सरदार के हुक्म के बगैर नहीं आने देंगे। हाँ, आप लोग यहाँ पर रुककर सरदार का इंतज़ार करो, ये सरदार को यहाँ बुलाकर लाएंगे। ठीक है, सरदार को बुला लो, हम यहाँ पर रुकते हैं। कोलिंगा ने उनकी ज़ुबान में बता दिया और एक आदमी रवाना हो गया। ये चारों आदमी सिर्फ एक एक लंगोटी लगाए हुए थे, सर पर पत्तों की टोपियां लगी थी और उन टोपियों में जंगल के फूल सजे हुए थे। आधे घंटे के बाद कुछ लोग आते नजर आए। उन सब के लिबास और सजावट एक जैसी थी, सिर्फ एक आदमी उनमें नुमाया था और वही सरदार था। उसके जिस्म पर एक चादर भी थी और गले में हार पड़े हुए थे। उन हारों में हड्डियां, दांत और लकड़ी के टुकड़े पिरोए हुए थे और उसका चेहरा 2-3 रंगों से रंगा हुआ था। कोलिंगा ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और हाथ उठाकर ताज़ीम दी। जवाब में सरदार ने भी ऐसा ही किया और दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ ही देर में कोलिंगा ने सरदार को राज़ी कर लिया और हम लोग बमा जीप के गांव की तरफ चले। सरदार को कोलिंगा ने अपना खच्चर दे दिया, वो उस पर बैठ गया और उसके साथी साथ साथ पैदल चलते रहे। 10-15 मिनट में हम लोग गाँव में पहुँच गए। यहाँ पर गोल गोल झोंपड़े बने हुए थे। ये ज़मीन से ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। इन्हीं झोंपड़ों में एक नुमाया और बड़ा सरदार का था। हमको देखकर बच्चे और औरतें हमारे इतराफ में जमा हो गए। बच्चे बिल्कुल नंगे थे और औरतों ने अपनी सतरपोशी की हुई थी। हम लोगों को सरदार के घर में बिठाने का बंदोबस्त किया गया तो मैंने कोलिंगा से कहा, हमारी जीप में ज़रूरी सामान लदा हुआ है, पेट्रोल टैंक में बारूद और गोलियां हैं, उसको किस तरह यहाँ पर छोड़ दें, हम अंदर नहीं जाएंगे। कोलिंगा ने गर्दन हिलाकर मेरी बात मानने का ऐलान किया और फिर सरदार से बात करने लगा। कुछ देर के बाद कोलिंगा ने मुझसे कहा, सरदार का कहना है कि आपकी जीप के नज़दीक कोई नहीं आएगा, फिर भी आप अपने आदमी पहरे पर लगा सकते हैं। हमने आप लोगों को मेहमान बनाया है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैंने रोशन और एक जवान को जीप पर छोड़ा और हम लोग अंदर चले गए। उन लोगों ने हमारे हथियार हमारे पास रहने दिए थे। इससे भी अंदाज़ा होता था कि ये लोग लड़ाई भड़ाई वाले नहीं हैं। अंदर से ये झोंपड़ा काफ़ी कुशादा था। फर्श पर जानवरों की खालें बिछी हुई थी। 4 औरतें अंदर हमारे इस्तकबाल को मौजूद थीं। हम सब फर्श पर बैठ गए और सरदार भी बैठ गया। उसके साथ 4 औरतें भी बैठ गईं तो सरदार ने कोलिंगा को कुछ कहा। कोलिंगा ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और कोलिंगा ने मुझसे उर्दू में कहा, सरदार पूछता है तुम्हारा सरदार कौन है। मैंने कहा, सरदार को कहो हम लोग एक बहुत बड़े भेड़िए की तलाश में आए हैं। उसका रंग सुर्ख है और वो जोड़ा है। वो इंसानों के बच्चों को निशाना बनाता है और बहुत खतरनाक है। अगर यहाँ पर तुमने देखा है तो बताओ। कोलिंगा ने पूरी बात सरदार को कह दी। सरदार ने बोलना शुरू कर दिया। कोलिंगा तर्जमा करने लगा। 1-2 दफ़ा उसको पहरेदारों ने देखा था मगर वो लोग होशियार थे और उन्होंने उसको भगा दिया। मैंने कहा, ये भेड़िए असल में इंसान हैं मगर जादू से भेड़िए की शक्ल में शिकार करते हैं। तुम लोग उनसे होशियार रहना और अपने बच्चों को उनसे बचाना। सरदार ये सुनकर कि ये इंसान हैं और जादू से भेड़िए बन गए हैं उछल पड़ा। उसने एक औरत की तरफ इशारा किया और कुछ कहा। वो औरत फौरन बाहर चली गई। कुछ ही देर में उसके साथ एक बूढ़ा आदमी, बदन से नंगा, चेहरा रंग बरंगा, गले में हड्डियों और फूलों के हार पहने अंदर आ गया और सरदार के सामने बैठ गया। सरदार ने कुछ कहा, यह हमारा गुरु है, इसको बताओ। कोलिंगा ने उसको फिर से बता दिया। वो सुनकर खड़ा हो गया, आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बुड़बुड़ाया, जमीन पर जोर से बायां पैर मारा और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालता रहा। उसके जिस्म के मुकाबले में आवाज़ बड़ी जानदार थी और फिर सरदार के सामने बैठ गया और बात करने लगा। सरदार ने बताया, गुरु कहता है तुम ठीक कहते हो। वो यहाँ हमारी ज़मीन पर था, जोड़ा था, मगर मेरे जादू ने उसको यहाँ पर वार नहीं करने दिया और वो भाग रहा है। जिधर से आया था उसी तरफ भाग रहा है क्योंकि आगे मारीवार कबीला है और उनका जादू बहुत ख़तरनाक है।
वो वहाँ पर नहीं जा सकता, इसलिए वापस जा रहा है। मैंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये फिर किसी गांव में वारदात करेगा। मान सिंह ने कहा हमको फौरन वापस रवाना होना चाहिए। कोलिंगा का भी यही ख्याल था। मैंने सरदार का शुक्रिया अदा किया और 2-3 पैकेट बिस्किट और कुछ चीज़ें उसकी नज़र की। उसकी बेगमात को छोटे मोटे तोहफे दिए और बताया कि ये हमारे कबीले की तरफ जा रहा है, इसलिए हम रुक नहीं सकते, और इजाज़त लेकर वापस रवाना हुए। वापसी में मैंने कोलिंगा से पूछा हम उस गुरु के कहने पर वापस चल पड़े हैं, क्या गुरु ने ठीक कहा होगा? सर बात यह है कि मैं खुद भी ऐसे ही कबीले का बाशिंदा हूँ, उनके जादू और सहर को खूब जानता हूँ। सारे कबीले वालों की जिंदगी और मौत का इन्हिसार इन्हीं गुरुओं के इशारों पर होता है। ये लोग बहुत तजुर्बाकार और माहिर होते हैं, अपने काम में इनका हिसाब बहुत कम गलत निकलता है। मैं कोई जंतर मंतर तो नहीं सीख सका, मगर ये जानता हूँ कि गुरु ने गलत नहीं कहा है। मैं अपना शक दूर करना चाहता था। मैंने कहा रात में सफ़र खतरनाक होगा, एक तो रास्ता खतरनाक है, दूसरा जंगली दरिंदे, और फिर हमारा दुश्मन भी ताक में होगा। कोलिंगा ने कहा रात गुजारने को जगह तलाश करनी पड़ेगी, अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसी रोशनी में ये काम करना होगा। अभी घना जंगल नहीं था, मगर फिर भी कांटेदार झाड़ियाँ बहुत थी। एक तरफ एक टीकरी नजर आई तो कोलिंगा ने रोशन को उस तरफ चलने का कहा। गाड़ी टीकरी के पास रुक गई। दाएं तरफ बरसाती नाला था जो बहुत गहरा था। टीकरी अच्छी खासी ऊंची थी। सब उतर पड़े और काम में लग गए। यहाँ भी पहले की तरह इंतजाम किया गया। रात का पहला पहर सुकून से गुजर गया। कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई, मगर रात के 12 बजे के बाद बादलों में गिड़गिड़ाहट होने लगी, हवा भी ठंडी हो गई। कोलिंगा ने ऐलान किया बारिश होने वाली है, बारूद और ख़राब होने वाली चीज़ें बचाई जाए। सब ने अपनी अपनी बरसातियाँ पहन ली और फिर अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज़ बारिश मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हमारे लिए सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा तो वापसी किस तरह होगी। हमने दोनों खच्चर भी सरदार को दे दिए थे। अगर हम नाले के करीब ना होते तो शायद हम उस जगह रुक भी ना सकते, मगर भला हो उस कुदरती नाले का कि सारा पानी समेट कर ले जा रहा था। रात भर बारिश होती रही। कितने इंच हुई इसका अंदाज़ा तो हम नहीं कर सकते। रात गुजरी, सूरज की आमद हुई और बारिश रुक गई। धूप निकल आई। पूरा जंगल धुला धुला नजर आने लगा। परिंदे दरख्तों पर पर झाड़ने लगे। खरगोश हिरन भी धूप में निकल आए। हमारा अलाव ठंडा हो गया था। अब सूखी लकड़ियां फिर से तलाश करना थी और आग जलाना थी। फिर सब लोग इस काम में लग गए और एक बार फिर आग रोशन हो गई। मान सिंह और रोशन एक हिरन शिकार कर लाए और उसकी खाल उतार कर आग पर लटका दिया गया। कुछ ने खरगोश शिकार कर लिए, वो उसको पकाने लगे। अब ये बताओ वापसी की क्या सूरत होगी? मैंने कोलिंगा से पूछा। अभी तो मुश्किल है। ये नाला देख रहे हैं कितना तेज बहाव है। ये नाला जब तक चलता रहेगा हम वापस नहीं जा सकते। धूप और ये नाला हमारा रास्ता साफ करेंगे, और इस काम में अगर और बारिश ना हुई तो 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। और चूंकि अब रुकना ही पड़ेगा इसलिए इंतजामात करना पड़ेंगे। ग़िज़ा का तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ आग और एमुनेशन दुरुस्त हैं। बस लोग अपने असलहा को चेक करें, धूप दिखाएं, बारूद को धूप में सुखाएं और खुद को रेडी रखें। दोनों कमांडरों ने यह काम शुरू कर दिया। नाला भरा हुआ चल रहा था। हमारी पहरेदारी दिन में भी जारी थी क्योंकि चारों तरफ दरिंदे फिर रहे थे। दोपहर में सख्त धूप थी। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। आसमान पर बादलों का नामो निशान नहीं था। मैं रोज़ाना अपनी डायरी लिखता हूँ, दिन भर की कारगुजारी दर्ज करता हूँ, क्योंकि ये मेरी सरकारी ड्यूटी भी है। शाम तक मौसम खुशगवार रहा। कोलिंगा ने बताया अब बारिश का इम्कान नहीं है। दिन में हमारे साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई, इसलिए हमने रात की पूरी तैयारी कर ली। लकड़ियाँ भी वाफिर मिकदार में जमा कर ली और मोर्चे भी महफूज कर लिए और हमारे हथियार भी साफ कर लिए गए। अंधेरा फैलते ही सब अपनी अपनी जगहों पर मोर्चा लगाकर बैठ गए। रात के 12 बजे के बाद ऐसे लगा जैसे किसी ने ज़ोर से हॉर्न बजाया हो। यह आवाज़ किसी जानवर की थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। कोलिंगा दौड़कर मेरे पास आया और बोला, सर ये आवाज़ बहुत बड़े भेड़िए की आवाज़ है और ये हमारे करीब ही मौजूद है। तुमने सब तैयारी कर ली है? मैंने पूछा। मेरी और मान सिंह की खूब तैयारी है, फिक्र न करें। कुछ नज़र भी आ रहा है कि नहीं? मैंने पूछा। मैं देखता हूँ। और कोलिंगा अपने मोर्चे पर चला गया। ऑर्डर वही थे, हर चमकती चीज़ पर गोली चलानी थी। सबके पास हैंड ग्रेनेड भी थे और धमाका करने वाले बारूदी गोले भी थे। सबसे पहली गोली मान सिंह ने चलाई। उस गोली के फौरन बाद एक बड़ी भयानक चीख रात के सन्नाटे में गूंजी। यह आवाज़ भी किसी भेड़िए की थी। मान सिंह और रोशन दोनों बेहतरीन निशानाबाज थे। गोली ने किसी भेड़िए को गिरा दिया था। इसके कुछ देर के बाद गोलियां चलती रहीं। ये हमला जंगल के उसी तरफ से हुआ जिधर घना जंगल था और बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। नाले में पानी बहने की आवाज़ आ रही थी
और बहाव भी तेज था। सामने मैदानी इलाके से किसी बड़े दरिंदे का आना इसलिए मुश्किल था कि वो फौरन नजर आ जाता था और एक तरफ आग का अलाव जल रहा था, मगर हमला उधर से ही हुआ। मगर चूंकि हमारी सारी तवज्जो भी उस तरफ थी, इसलिए भेड़िए जल्दी भाग गए। जब हर तरफ खामोशी छा गई तो मैंने मान सिंह से पूछा, कितने भेड़िए निशाना बने? मैंने तो सिर्फ एक ही मारा था। सबने हिसाब लगाया और बताया कि कुल 6 मारे गए हैं। सुबह तक हम लोग होशियारी से जागते रहे। आधे आदमी सोने चले गए और आधे भेड़ियों की लाशों की तलाश में चल दिए। मैं कैंप में ही रहा। 1 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि भेड़ियों की सिर्फ 5 लाशें मिली हैं। जिस जगह सबसे पहला भेड़िया मान सिंह ने मारा था वहां पर कुछ खून पड़ा था, मगर लाश नहीं थी। हैरत है, मैंने कहा। क्या भेड़िए लाश उठा कर ले गए? कोलिंगा ने कहा, मेरा ख्याल है जो भेड़िया मान सिंह ने मारा था वो जोड़े में से एक था। उसको गोली लगी, जख्मी भी हुआ, मगर मरा नहीं, उठकर भाग गया है। मान सिंह, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। कोलिंगा की बात दुरुस्त लगती है, क्योंकि मैंने दोनों आंखों के दरमियान का निशाना लिया था और गोली ठीक जगह पर लगी थी। इसके बाद उसकी डकारने की आवाज़ भी ये साबित करती है कि उसको गोली लगी है, मगर इसके बावजूद वो भाग गया। मान सिंह ने हैरत से कहा। है तो हैरत की बात, मैंने कहा। रोशन खान खामोशी से हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। बोला, सर, इस तरह तो हम उसको कभी नहीं मार सकेंगे। तुम बताओ क्या करें? मैंने पूछा। सर, यह जादू मंत्र का जोर है जो उसको जिंदा कर रहा है। इसका तोड़ सिर्फ जादू ही हो सकता है। हमको किसी ऐसे आदमी को तलाश करना पड़ेगा जो इसका तोड़ कर दे। रोशन खान ने जवाब दिया, बात यह है रोशन खान, हम लोग पुलिस वाले हैं जो 2 और 2 4 का हिसाब जानते हैं। इन बातों की तरफ हम लोग नहीं जाते, इसलिए किसी को जानते भी नहीं। कानून गवाह, शहादत और सबूत मांगता है, वो क्यों और कैसे के चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने कहा, मगर सर, हमारा वास्ता तो ऐसे मुजरिम से पड़ गया है, उसको काबू तो करना ही पड़ेगा। रोशन खान ने कहा, सर, मैं खुद तो नहीं जानता, मगर एक आदमी है पीलीभीत में रहता है जो जादू जानता है। रोशन खान ने जवाब दिया, तुम चंदनपुर जाते ही उस आदमी से मुलाकात करोगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मैंने कहा, हमको 4 रातें वहीं पर गुजारनी पड़ी और हर रात थोड़ा बहुत हमला हुआ, मगर हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो जोड़ा हमारी ताक में लगा रहा और हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया और हम 1 महीने के बाद चंदनपुर वापस आ गए। मैंने पूरी रिपोर्ट एसपी साहिब को दी। इस दौरान कहीं पर कोई वारदात नहीं हुई। मैंने बताया कि वो खूंखार भेड़ियों का जोड़ा हमारे साथ ही सफ़र करता रहा है और करीब ही हर गांव में कहलवा दिया जाए कि होशियार रहें, भेड़िए फिर आ गए हैं। रोशन खान को पीलीभीत रवाना कर दिया। उसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। 3 रोज के बाद रोशन खान का तार आया कि आदमी मिल गया है, मगर वो चंदनपुर आने को तैयार नहीं है, क्या करूं? मैंने जवाबी तार लिख दिया और कहा, उसको किसी भी तरह चंदनपुर लेकर आओ। मगर रोशन खान का तार फिर आ गया, वो चंदनपुर नहीं आता, आप खुद आ जाओ। ये मामला चूंकि सरकारी तौर पर मैं नहीं कर रहा था, इसलिए डिपार्टमेंट की मदद भी नहीं लेना चाहता था। तार में पूरा पता रोशन खान ने लिखा था। मैं पीलीभीत रवाना हो गया। पीलीभीत एक अच्छा शहर है। जुबान यहाँ पर भी पूर्वी बोली जाती है। स्टेशन से ज़्यादा दूर जगह नहीं थी। रोशन खान एक दोस्त के पास ठहरा। वहीं का पता उसने मुझे दिया था। मैं शाम 4 बजे पहुंचा था। मैंने जाते ही उसके नहाने की वजह पूछी तो वो बोला, वो आदमी एक मंदिर में रहता है। 3 महीने 13 दिन का उसका एक जाप है। अगर वो मंदिर की हदूद से चला गया तो जाप टूट जाएगा, इसलिए वो मंदिर नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी मुलाकात तो हो गई है उससे? मैंने पूछा। मैंने आपके हर तार के बाद मुलाकात की है, मगर उसने वही मजबूरी बताई है। मैं अब तक अपनी मुश्किलात उसको नहीं बता सका। रात को चलेंगे, आप खुद ही सब बातें उससे कर लें। हम दोनों रात खाने के बाद दुर्गा मंदिर में चले गए। ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर नहीं थे। रोशन खान ने तीरथ राम सन्यासी का पता किया तो एक आदमी हमको उसकी कोठरी के पास पहुंचाकर चला गया। रोशन खान ने आवाज दी, सन्यासी बाबा, हम अंदर आ जाएं। आवाज सुनकर एक आदमी बाहर निकला, निहायत कमजोर, कमर झुकी हुई, माथे पर 3 लकीरें पड़ी हुई, सर गंजा, मगर चोटी साफ नजर आ रही थी। उसने आते ही कहा, अरे पापी, तुझको कह दिया कि नहीं जाऊंगा, क्यों बार बार आने का कष्ट उठाता है? मैंने आगे बढ़कर कहा, सन्यासी बाबा, तुम नहीं आए तो मैं खुद चला आया हूँ। अच्छा, तुमने बुलाया था, बोल क्या बात है? मेरे पास समय कम है, जल्दी से अपनी परेशानी बता दे। मैंने बहुत मुख्तसर करके सारे हालात बता दिए और कहा, सन्यासी जी, ये मामला मेरा नहीं है, इंसानों का मामला है। वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। सन्यासी जी कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, बात यह है पुत्र, मैं समझता हूँ कि तेरे अंदर इंसानों के लिए मोहब्बत है और तू दौड़ धूप भी इसी कारण करता है, मगर तू गलत जगह पर आ गया है। मैं दुर्गा का सेवक जरूर हूँ, मगर मेरे जंतर और जाप किसी को नुकसान पहुँचाने, दुख देने को हरगिज नहीं है।
मैं सिर्फ अपनी मुक्ति की खातिर ये सब करता हूँ। मैं किसी और चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे पास काम बहुत है और समय कम है, इसलिए मैं तेरा काम नहीं कर सकता। या यूँ समझ ले कि ये मेरी लाइन नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुझे एक आदमी बता सकता हूँ, शायद वो तेरा काम कर दे, मगर मेरी शर्त ये होगी कि तू मेरा नाम नहीं लेगा। और अगर तूने मेरा नाम बता दिया तो वो तेरा काम नहीं करेगा। मैं नाम नहीं लूँगा। वो आदमी कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। वो अरूनी गांव की रामतलैया में एक मुठ में मिलेगा, सन्यासी ने जवाब दिया। और ये अरूनी गांव कहाँ है? मैंने फिर पूछा। ये सहारनपुर के करीब है। बस अब तू जा, तेरा वक्त खत्म हुआ। और सन्यासी कोठरी में चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। हम दोनों मंदिर से बाहर आ गए। मैंने कहा, इस वक्त कोई गाड़ी मिलेगी? इस वक्त तो मुश्किल है, रात आराम करें, सुबह साथ चलेंगे, रोशन खान ने जवाब दिया। बात यह है रोशन खान, ये मामला तूल पकड़ रहा है। मुझे एसपी साहब को मतला करना ही पड़ेगा और सरकारी रिकॉर्ड पर लाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है सर, ऐसा ही करें, मगर इस वक्त ट्रेन तो मिलेगी नहीं। लोडिंग ट्रक वगैरह से सफ़र आरामदेह नहीं होगा। सुबह पहली ट्रेन 8:30 बजे चलती है, उससे चलेंगे। रोशन खान ने ठीक मशवरा दिया और आगे का प्रोग्राम एसपी साहब को बताया। वो सारे केस के बारे में अच्छी तरह जानते थे। बोले, तुम जो करना चाहती हो वो करो खान, हम तुमको नहीं रोकेगा। हमारी जगह कोई नया अंग्रेज अफसर होता तो तुमको नाअहल करार देकर घर बिठा देता, मगर इधर ऐसे अजीब वाक़यात हमारे सामने हुए हैं, इसलिए हम तुमको मना नहीं करता। बस केस को ख़त्म करो, जो करना है ज़रूर करो। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई। मुझे यही डर था कि एसपी साहब मेरा मजाक न बना लें, और मैंने सहारनपुर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। एसपी साहब का लेटर भी ले लिया और रोशन खान को साथ रखा। मगर जाने से पहले मैं हरिया के पास गया। वो हवालात में था। मुझे देखते ही गिड़गिड़ाकर बोला, सरकार, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? मुआफ़ कर दो हजूर। तुम ये बताओ, कभी सहारनपुर गए हो? तुम्हारे बयान पर ही फैसला होगा, तुम्हारी रिहाई का या जेल जाने का। मैंने निहायत संजीदा लहजे में कहा, 1-2 दफ़ा गया हूँ। शहर के करीब ही एक गांव है, उसका नाम अरूनी गांव है। वो तुमने देखा है? 1 दफ़ा गया था जी। अकेले गए थे? नहीं, मेरे साथ राम मूर्ति थी। तुम उसको लेकर गए थे या वो तुमको लेकर गई थी? वो मुझको लेकर गई थी। रामतलैया, तुम उसके साथ गए थे? मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। हाँ जी, मैं साथ गया था, वो बोला। और मुठ के अंदर तुम राम मूर्ति के साथ गए थे? मैं और आगे बढ़ा। नहीं, मुठ में वो अकेली गई थी। मैंने उसके साथ जाने पर इसरार किया था तो उसने कहा था, स्वामी जी गुस्सा करेंगे, तुम बाहर ही रहो। तुम अंदर जाने पर क्यों इसरार कर रहे थे? मैंने पूछा। क्या बताऊं, बस हसद और जलन थी। वो अकेली किसी मर्द के पास जा रही थी, वो बोला। वो तुम्हारी बीवी तो नहीं थी, फिर तुम क्यों कुड़ रहे थे? जिसकी बीवी थी वो कहाँ था? मैंने पूछा। उसको तो राम मूर्ति ने भगा दिया था, उसका मुझे पता नहीं था, वो बोला। फिर वो मुझसे कितनी देर में वापस आई थी? मैंने पूछा। 1-1.5 घंटा तो लग गया था, हरिया बोला। उसके आने पर तुमने कोई गैर मामूली बात महसूस की उसमें? मैंने पूछा। हाँ, वो बहुत थकी और मुरझाई सी लगती थी, वो बोला। फिर तुम लोग वापस चंदनपुर आ गए थे? मैं अकेला चंदनपुर आया था। राम मूर्ति कहाँ गई थी? वो बोली, मैं मैके जाऊंगी अपनी माता और पिता को मिलने, तुम वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए तुम जाओ। और मैं चंदनपुर अकेला आ गया था। अब मैं तुमको कहूँ कि तुम सहारनपुर अरूनी गांव चलो तो तुम चलोगे? मैंने कहा। हुक्म करोगे तो काहे नहीं चलूंगा, मैं तो आपके बस में हूँ सरकार, वो बोला। मैंने रोशन खान को कहा, इसको धोती और सलूका साफ सा दो और नहाने का इंतजाम कर दो, ये भी हमारे साथ जाएगा। ये वही हरिया था जो मुंह टेढ़ा करके बात करता था और नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, मगर अब इसके कसबल निकल गए थे। वो सीधा हो गया था, मेरे हर सवाल का जवाब ठीक ठीक दे रहा था। तुमने उसे देखा है जिस स्वामी के पास राम मूर्ति गई थी? नहीं सरकार, मैंने नहीं देखा, क्योंकि अंदर तो वो अकेली ही गई थी और स्वामी बाहर नहीं आए थे। ठीक है, कल सुबह चलेंगे। तुम अगर चंदनपुर में किसी से मिलना चाहो तो आज़ाद हो, जाओ मिल लाओ, मगर रात में वापस आ जाना और फरार होने की कोशिश मत करना। ठीक है जी, मैं ज़रा घूम फिर के वापस आ जाऊँगा। मैं जानता था कि वो इतना नादान नहीं है, फरार की कोशिश नहीं करेगा। मैंने उसको छोड़ा था तो इसकी भी कुछ वजह थी, उस वजह को वो समझ गया था। वो भाग सकता था और ना किसी गलत आदमी से मिल सकता था। वो शहर में ज़रा घूमा फिरा और फिर आखिरी शो देखकर वापस आ गया, किसी से नहीं मिला। सुबह की गाड़ी से मैं, रोशन खान और चमन लाल उर्फ हरिया सहारनपुर रवाना हो गए। सहारनपुर में स्टेशन के करीब ही सराय बनी हुई थी। मैंने रोशन और हरिया को एक सराय में छोड़ा और खुद पुलिस स्टेशन चला गया। इंचार्ज को अपना तारुफ करवाया और एसपी साहब का लेटर दिखाया। उसने उठकर मुझे सलूट किया तो मैंने कहा, अरे भाई, मैं भी तुम्हारे रैंक का आदमी हूँ, मुझे क्यों सलूट करते हो? नहीं सर, ये बात नहीं है, आप स्पेशल मिशन पर हो और एसपी साहब के खास अहकामात आपके पास हैं।
इसलिए मुझे सलूट करना लाजिम है। वो बोला, ये तुम्हारे इखलाक की बात है। कानूनी तौर पर हम दोनों बराबर हैं। बहरहाल मैं ये बताने आया हूँ कि मैं कल सुबह अरूनी गांव लारी से जाऊँगा। मेरे साथ 2 आदमी हैं, एक तो पुलिस का आदमी है और एक को मैं गवाही के सिलसिले में लाया हूँ, मगर उस पर मुझे मुकम्मल एतबार नहीं है। हम जिस लारी से सफ़र करेंगे उसमें सादा लिबास में 2 आदमी तुम रवाना करोगे। जो 2 आदमी सफ़र करेंगे उनका चेहरा करा दो, वो भी मुझे देख लें ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो। इंचार्ज ने कहा, हाँ ये ठीक है। फिर एक आदमी को बुलाकर कहा, राम सरोज और कुंदन लाल को बुलाओ। 2 निहायत चाको चौबंद आदमियों ने सादा ड्रेस में आकर सलूट किया और खामोश खड़े हो गए। इंचार्ज ने कहा, राम स्वरूप तुम इनको देख लो, ये चंदनपुर से एक खास मिशन पर आए हैं, और कुंदन लाल तुम भी। तुम कल अरूनी गांव की लारी में देहाती लिबास में इनके साथ अरूनी गांव जाओगे, मगर अलग अलग। किसी किस्म का ताल्लुक इनसे नहीं होगा। ये जहां जाएं तुम इनकी हिफाजत करोगे, मगर इस तरह कि तुम पर इनका साथी होने का शुबा न हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ध्यान से काम करना है और इनके इशारे पर भी तुम काम करोगे। यूं समझ लो कि तुम इनकी कमान में हो, मगर खुफिया। कल लारी अड्डे आ जाना, कुछ तैयारी करना है तो कर लो। लारी में ज़्यादा सवारियां नहीं थीं, 2-4 सीटें खाली थीं। लारी अपने वक्त मुकर्ररा पर रवाना हुई। हर स्टॉप पर सवारियां चढ़ती उतरती रहीं और जब अरूनी गांव लारी पहुंची उस वक्त 15-16 आदमी ही रह गए थे। मैंने उतरकर एक दुकानदार से राम तलैया का पता पूछा। राम स्वरूप और कुंदन लाल एक पान की दुकान पर खड़े पान खा रहे थे। अरूनी गांव अच्छा बड़ा गांव था। बस स्टॉप पर रौनक थी। दुकानदार ने बताया कि ये जो सामने कच्चा रास्ता नजर आ रहा है वो सीधा राम तलैया ही जाता है, मगर वहां जाकर करोगे क्या? अब तो तलैया में पानी भी नहीं रहा कि स्नान करोगे। मैंने कहा, वहां किसी से मिलना है। अरे भैया बेकार है जाना, वहां कौन रहता है, किससे मिलोगे? दुकानदार पक्का बातूनी था। एक आदमी रहता है, तुमको पता नहीं है। मैंने कहा, अच्छा खूब रही, जाओ खुद ही वापस आ जाओगे। मिल जाए तो आके बताना जरूर भैया। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। एक फरलांग के बाद एक तालाब नजर आ गया जो कि ज्यादातर सूखा पड़ा था। एक तरफ गंदा और गदला पानी खड़ा था, उस पर काई जमी थी। उस तालाब के साथ ही एक मिट्टी का टीला था और दूर दूर कोई नजर नहीं आता था। मैंने हरिया से पूछा, यही जगह थी वो? मैं जब आया था उस वक्त तो तलैया के चारों तरफ बड़ी हरियाली थी और तलैया पानी से भरी हुई थी। मुठ का दरवाजा नजर नहीं आता था क्योंकि झाड़ियां उसके मुंह पर उगी हुई थी। अब तो ये जगह बड़ी वीरान वीरान सी लगती है, मगर मुठ का दरवाजा तो नजर आना चाहिए। आगे चलें, देखते हैं। हम उस टीले के किनारे चलने लगे। एक जगह कुछ पत्थर पड़े नजर आए, जैसे कोई दीवार गिर गई हो। उन पत्थरों के पास ही टीले के अंदर एक दरवाजा नजर आया। मैंने इशारे से पूछा, यही है? हरिया ने कहा, लगता तो यही है। तो फिर पत्थर हटाओ और रास्ता बनाओ। हरिया और रोशन खान ने सारे पत्थर एक तरफ डाल दिए और मैंने अंदर कदम रखा। छत की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 5.5 फुट होगी, इसलिए हम सब झुके हुए अंदर चल रहे थे। हम जूं अंदर जाते गए, अंधेरा बढ़ता गया और ये रास्ता शैतान की आंत बन गया। अंधेरा घुप हो गया था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे थे। झुके झुके गर्दन भी अकड़ गई थी। जमीन पर पड़े रोड़े पत्थरों से अलग ठोकरें खा रहे थे। 10-12 मिनट के बाद ऐसा लगा जैसे छत ऊंची हो गई है और हम सीधा चल सकते हैं, मगर अंधेरा अब भी गहरा था। इत्तफाक की बात यह है कि हम में से कोई सिगरेट नहीं पीता था, वरना माचिस जलाकर कुछ अंदाजा करते। 2-3 मिनट चले थे कि कुछ रोशनी हो गई और फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़े हॉलनुमा कमरे में खड़े हैं, मगर उस हॉल का ना कोई दरवाजा है ना खिड़की। रोशनी छत पर से आ रही थी। हम जिस रूम से गुजरकर यहाँ पहुंचे सिर्फ वही रास्ता था, आगे कोई रास्ता ना था। मैंने हरिया से पूछा, अब क्या करें? रास्ता बंद है, और अगर ये मुठ है तो स्वामी जी कहाँ हैं? मैं अंदर तो नहीं आया था, राम मूर्ति ही अंदर आई थी। अगर मैं अंदर आता तो मुझे अंदर का हाल मालूम होता। बात उसकी माकूल थी। मैंने कहा, अब वापस चलो, यहाँ तो कोई नहीं है। अभी हम पलट भी ना पाए थे कि एक आवाज़ आई, वापसी का रास्ता भी बंद है, जाओगे कहाँ? मैंने कहा, तुम स्वामी महाराज हो या कोई और हो? मैं स्वामी का सेवक हूँ। तुम बगैर आज्ञा के मुठ के अंदर आए हो, सजा तो मिलेगी। आवाज़ आई, आज्ञा किससे लेते? कौन था जो आज्ञा देता? मैंने कहा, मैं जो हूँ। आवाज़ आई, तुम दरवाजे पर नहीं थे? मैंने कहा, तो क्या हुआ, तुम इंतज़ार करते, मैं आता ज़रूर। फिर आवाज़ आई, हम सुरंग से वापस आ रहे हैं, तुम दरवाजे पर मिलो और याद रखो हम सब अंदर नहीं हैं, कुछ सुरंग के बाहर भी हैं। वो तुम्हारा हशर खराब कर देंगे। हमारी राह में कोई रुकावट खड़ी ना करना। हम स्वामी जी से मुलाकात को आए हैं, मुलाकात ज़रूर करेंगे। और मैं फिर वापस सुरंग में चल पड़ा। हरिया और रोशन खान भी रवाना हुए और हम 15 मिनट में वापस सुरंग से निकल आए। मेरी उम्मीद के खिलाफ कुंदन लाल एक नंग धड़ंग आदमी को पकड़े खड़ा था और उसके बराबर ही राम स्वरूप खड़ा था।
मैंने पूछा, ये कौन है कुंदन लाल? ये ऊपर टीले की चोटी पर खड़ा था और जोर से किसी से बातें कर रहा था। मैंने पकड़ लिया। पूछा, किससे बातें कर रहा था? ऊपर तू अकेला था? बोला, बड़े गुरु से बात कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, तो फिर मैं इसका गुरु हुआ, क्योंकि ये मुझसे बातें कर रहा था। मैं मुठ के अंदर था और ये ऊपर से मुझे डरा रहा था। अब बोल, गुरु को डरा रहा था? वो खामोश रहा तो मैंने कहा, बोल तेरा गुरु कहाँ है? मगर वो खामोश रहा तो मैंने फिर कहा, कुंदन लाल इसको ले चलो और बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? मैंने क्या किया है कि बंद कर दोगे? वो जोर से बोला, आहिस्ता बात कर, नहीं तो दूंगा एक चनकट्टा। रामस्वरूप ने कहा, आखिर क्यों चनकट्टा मारोगे? वो फिर बोला, अबे हम पुलिस वाले हैं, तू नहीं जानता? जिसको मारने को दिल करता है मारते हैं। कुंदन लाल ने कहा। पुलिस का नाम सुनकर वो घबराया और बोला, मुझे क्यों पकड़ रही हो? यहाँ इस मुट्ठ में क्या होता है सब बता। और वो तेरा गुरु कहाँ है ये बता। रामस्वरूप ने पूछा। मैं तो जी जब आया हूँ गुरु नहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तू कहाँ गया था? मैंने पूछा। मेरा घर तो सहारनपुर में है, वहीं गया था। तू गुरु का नौकर है, चेला है, क्या है? मैंने पूछा। मैं तो गुरु का नौकर ही हूँ, चेला तो वो बनाते नहीं। वो बोला, तेरा नाम क्या है? मैंने पूछा। गोविंद मेरा नाम है। तू गुरु के पास क्या करता है? झूठ मत बोलना, और अगर बोलेगा तो खुद फंस जाएगा। मैंने पूछा। गुरु रात में मुट्ठ में नहीं रहता, मैं रहता हूँ, और दिन में अक्सर गुरु गायब हो जाता है। मैं अकेला ही मुट्ठ में रहता हूँ। अगर कोई गुरु को पूछने आए तो मैं उसको टाल देता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि गुरु कहाँ है। मैंने कई दफ़ा पूछा भी, मगर गुरु ने नहीं बताया। गोविंद ने कहा, अब तो गुरु का नहीं हमारा काम करेगा। हम सहारनपुर में पुलिस थाने में तेरा इंतजार कर रही हैं। एक आदमी तेरे पास रहेगा, जिस वक्त भी गुरु आ जाए तो खुद फौरन खबर करने आएगा। मेरे बाद गुरु को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो फिर? वो बोला, अच्छा तो ऐसा करते हैं, रामस्वरूप और कुंदन लाल दोनों यहाँ पर हैं। जब तक गुरु ना आ जाए उनकी सेवा करना, और गुरु के आते ही रामस्वरूप तुम मेरे पास आ जाओगे। और हाँ, गुरु को किसी तब्दीली का एहसास नहीं होने देना। और मैं वापस सहारनपुर आ गया। हमारे कैंप का बंदोबस्त थाने में ही कर दिया गया था। खैर से और 3 दिन गुजर गए। अरोनी गांव से कोई खबर नहीं आई तो मुझे फिक्र हुई, मगर शाम को कुंदन लाल आ गया। उसने बताया, दोपहर से पहले ही स्वामी वापस आ गया है, उसके आते ही मैं आपके पास आया हूँ। मैंने फौरन जीप ली और अरोनी गांव कुंदन लाल के साथ रवाना हो गया। बहुत जल्दी करते करते भी 2 घंटे लग गए। अरोनी गांव नहीं रुका और सीधा जीप से रामतलैया रवाना हो गया। मुझसे कुछ फासले पर मैंने गाड़ी एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी। टीले के ऊपर रामस्वरूप मौजूद था। फौरन मेरे पास आ गया। रात हो चली थी, मगर अंधेरा नहीं हुआ था। मैंने रामस्वरूप से पूछा, गोविंद कहाँ है? मुठ के अंदर है, स्वामी के पास गया है। क्या इसी रास्ते गया है या कोई और रास्ता भी है? मैंने पूछा। और कोई रास्ता तो अभी तक पता नहीं चला, इसी रास्ते से गया है। वो बोला, तो फिर तुम ऐसा करो, इस रास्ते पर खड़े रहो, उसके आते ही मेरे पास लेकर आ जाओ। मैं टीले के ऊपर हूँ। रामस्वरूप चला गया तो मैं कुंदन लाल को लेकर टीले के ऊपर आ गया। बज़ाहिर टीला मिट्टी और पत्थर का ढेर नजर आता था। कोई खास बात नजर नहीं आती थी, मगर ये टीला अंदर से खोखला था और टीले के नीचे अच्छा बड़ा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में रोशनी और हवा भी आती थी। टीले पर झाड़ियाँ और खुदरो बेलें लगी हुई थी। उन झाड़ियों और बेलों में छुपे रोशनदान मौजूद थे, मगर वह सरसरी तरह से देखने पर नजर नहीं आते थे। जब मुझे यकीन हो गया कि यही रोशनदान है तो मैंने जोर की आवाज़ लगाई, अंदर कौन है? आवाज़ दे। मगर कोई आवाज़ ना आई। मैंने फिर आवाज़ दी, मगर जवाब नहीं आया। मैंने तीसरी बार आवाज़ दी और कहा, अभी जवाब ना आया तो मैं हैंड ग्रेनेड अंदर फेंक दूंगा। ये टीला बैठ जाएगा और जो भी अंदर है उसकी कब्र बन जाएगी। 1 मिनट नहीं गुजरा था कि जवाब आ गया। अरे क्या करता है मूर्ख, हम हैं अंदर। आवाज़ आई, तू कौन है? अपना नाम बता। मैंने कहा। क्यों त्यागियों को तंग करता है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? आवाज़ आई, मैंने तेरा नाम पूछा है, मुझे सबक मत पढ़ा। मैंने कहा, याद रख, तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। हम दुनिया को त्याग कर तपस्या में पड़े हैं, तू हमको सता रहा है, भस्म हो जाएगा। तो ठीक है, हैंड ग्रेनेड अंदर डालता हूँ, देखते हैं कौन भस्म होता है। मैंने कहा। वो फौरन बोला, ठहर जा मूर्ख, तू नहीं मानेगा, अपनी हिट का पक्का लगता है। मेरा नाम भगोरिया है। आवाज़ आई, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। मैंने कहा, तू कहाँ का रहने वाला है? इसी धरती का हूँ। आवाज़ आई, फिर उड़ने लगा। मेरे हाथ में बम मौजूद है। मैं गोविंदा गांव का हूँ। वो जल्दी से बोला, ठीक है, तू रूपा का आशिक है, भगोरिया टाल वाला। जवाब नहीं आया तो मैंने कहा, भगोरिया, मैंने तुझे पहचान लिया है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू गिरफ्तारी दे दे, नहीं तो तेरी कब्र यही मुट्ठ बन जाएगी। जल्दी जवाब दे, मैं बाहर आ रहा हूँ। जवाब आया और मैं भगोरिया को गिरफ्तार करके चंदनपुर वापस आ गया। भगोरिया एक जुराइम पेशा आदमी निकला। उसने बताया कि वो हरिया के साथ मिलकर बहुत से काम कर चुका है। अब दोनों मेरी तहवील में थे। मैंने अभी उससे बयान नहीं लिया था, लाकर उसको बंद कर दिया था और सख्त पहरा लगा दिया था।
मैं देखना चाहता था भगोरिया भी जादुई कारनामा दिखाता है कि सिर्फ जालसाजी के लिए रूप धारे हुए है। पहली रात गुजर गई, कुछ ना हुआ तो मैंने भगोरिया को बयान के लिए बुला लिया। मेरे साथ इंचार्ज भी था। हाँ भगोरिया, अब तुम बताओ, तुमने ये रूप क्यों इख्तियार कर लिया? तुम तो टाल चलाते थे। मैंने पहला सवाल किया। टाल का धंधा चला नहीं सरकार, क्या करें, कुछ तो करना था। और ये नहीं बताया कि टाल का धंधा इसलिए नहीं चला कि हरिया का ठेका खत्म हो गया, चोरी की लकड़ी आना बंद हो गई और तुमने टाल बंद कर दी, यही बात है ना? मैंने कहा। वो खामोश रहा तो मैंने कहा, तुम्हारी खामोशी इकरार है इस बात का कि मैंने जो कहा वो दुरुस्त है। जवाब दो। हाँ जी, बात तो यही है। हम 2-2, 3-3 दिन मुठ में गायब हो जाते रहे हैं। कहाँ जाते थे? मैंने पूछा। जंगल जाता था, वही मेरा ठिकाना है। क्यों, जंगल में क्या भेड़ियों से मुलाकात करने जाते थे? वहाँ मेरा दोस्त शंकर रहता है, उसके पास जाता था। वो बोला, ये वही शंकर है जो रूपा का घर वाला है और काम धंधा कुछ नहीं करता, औरत की कमाई पर गुजारा करता है। उसकी औरत रूपा धंधा करती है और ये नशा करता है और अकबर खान के पास गोविंदा गांव में पड़ा रहता है। मैंने शंकर की पूरी कहानी बयान कर दी। हाँ जी, ये वही शंकर है, मगर अब वो गोविंदा गांव में नहीं रहता, वो जंगल में उस ठिकाने पर रहता है जिसमें कभी हरिया रहा करता था। भगोरिया ने जवाब दिया। वो वहां पर क्या करता है? मैंने पूछा। वो वही करता है जो हरिया करता था। भगोरिया बोला। हरिया का तो ठेका था, इसलिए वो उसकी आड़ में दूसरे काम भी करता था। मैंने कहा, शंकर का ठेका नहीं है, मगर उसने अपनी लाइन ऊपर तक बना ली है। वो बोला, लकड़ी चोरी करता है। मैंने पूछा, ये तो बहुत आसान काम है, वो अब बड़े बड़े काम भी करता है। भगोरिया ने जवाब दिया। कौन से बड़े काम, बताओ तो? मैंने पूछा। बात यह है कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो मेरे भी काम आता रहता है। अगर उसको पता चल गया कि मैंने सब आपको बताया है तो अच्छा नहीं होगा। भगोरिया बोला। तू फिक्र ना कर, तेरा नाम नहीं आने दूंगा। और ये भी सुन ले, बताना तो तुझे सब कुछ पड़ेगा। मैंने कहा। वो खालों का धंधा भी करता है, उसके पास दिन में एक मर्द और एक औरत आते हैं, वो उनकी बड़ी खातिर करता है, उनकी खिदमत में लगा रहता है। मैं भी रात में उसके पास रहा हूँ। वो औरत और मर्द रात को चले जाते हैं। वो बोला, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये बताओ। मैंने पूछा। मैंने एक दफ़ा उससे पूछा था तो उसने मुझे डांट कर कहा था कि आइंदा कभी उनके बारे में सवाल ना करूं, अगर ऐसा करूंगा तो सख्त नुकसान उठाऊंगा। इसके बाद मैंने फिर नहीं पूछा। तुमने उन दोनों को देखा था? मैंने फिर सवाल किया। हाँ जी, कई दफ़ा देखा था। वो बोला। औरत कैसी थी? मैंने पूछा। कड़ियल जवान औरत थी, किसी भी मर्द को पागल कर देने की सारी खूबियाँ उसमें मौजूद थीं। आंखें तो बस यूं समझ लें कि जलते बुझते चिराग थीं। एक दफ़ा जिसकी तरफ देख ले तो क्या मजाल कि वो पागल ना हो जाए। भगोरिया ने जवाब दिया। वो भी भरपूर जवान था, हाथ पैर का मजबूत, उसकी आंखें भी गोल गोल बिल्ली की तरह थी। दोनों सिर्फ गोश्त खाते थे, रोटी खाते नहीं थे, दूध भी खूब पीते थे। दिन में उनका काम सिर्फ खाना और सोना होता था। शंकर उनके लिए गोश्त का इंतजाम करता रहता था। उसने 2 आदमी मुलाजिम रखे हुए हैं, वो उनसे काम कराता रहता है। वो दोनों भी उन दोनों की खिदमत में लगे रहते थे। शंकर और उसके आदमी उन दोनों की खिदमत करते थे। क्यों करते थे ये तुमने अब तक नहीं बताया, और तुम शंकर के पास दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे ये भी नहीं बताया। मैंने कहा, शंकर तो उन दोनों से डरता था। उसका कहना था कि अगर मैं इनकी खिदमत नहीं करूंगा तो जंगल में नहीं रह सकता, और मैं शंकर से डरता था कि अगर ये नाराज हुआ तो मेरी आमदनी बंद हो जाएगी। वो बोला। तुम किस तरह शंकर से फायदा उठाते थे? मैंने पूछा। बड़ी लकड़ी के साथ 2-4 ट्रक जलाओ लकड़ी भी दरिया में डाल देते थे और वही मेरी आमदनी थी। बड़ी लकड़ी शंकर की थी। वो बोला। ये लकड़ी कहाँ उतरती थी? मैंने पूछा। उसी घाट पर जहाँ एक दफा छापा पड़ा था और हरिया पकड़ा गया था। भगोरिया ने जवाब दिया। एक जरूरी सवाल का जवाब दे। हरिया ठेकेदार था, वो लकड़ी कटवाता था, उसके पास आदमी थे। शंकर के पास तुमने बताया सिर्फ 2 आदमी हैं और वो भी दिन भर मेहमानों की खिदमत करते हैं। फिर ये लकड़ी कौन काटता है और दरिया में बहाता है, और कौन दरिया से बाहर निकालता है? मैंने पूछा। शंकर बहुत चालाक है जी, उसने मुझे ये सब नहीं बताया, मगर ये कारोबार होता है ये मुझे पता है। भगोरिया ने जवाब दिया। मैंने भगोरिया की रोशनी में एक रिपोर्ट बनाई और एसपी साहिब को रवाना कर दी, और जो कुछ जंगल में हो रहा था वो भी लिख दिया। गवाही मेरे पास थी। एसपी साहिब ने जंगलात के डिपार्टमेंट को एक कॉपी खुफिया तरीका पर रवाना कर दी और जल्द अज जल्द उस घाट की नाकाबंदी की सिफारिश की, और फिर एक मजबूत इंतजाम के तहत छापा मारने का ऑर्डर निकलवाया। मगर मैंने उस छापे का इंतजार नहीं किया और मैं हरिया, मान सिंह और चंद जरूरी आदमियों को लेकर उस ठिकाने की तरफ रवाना हो गया जहां पहले हरिया रहता था। हरिया को साथ रखने का मकसद भी यही था कि आसानी से वहां तक पहुंचा जा सके। सफर बड़ा दुश्वार था। आखिरकार हम वहां पहुंच गए। एक पहाड़ी टीले को काटकर यह जगह बनाई गई थी। सामने के रुख पर बड़े बड़े और घने दरख्त मौजूद थे। इस तरह ये एक महफूज पनाहगाह बन गई थी। अंदर बहुत कुशादा जगह थी। उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग कर दिया गया था।
दरख्तों की आड़ में मान सिंह ने जीप खड़ी कर दी। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। मैंने हरिया को कहा, तुम आगे चलोगे। इसके बाद मैं और मेरे बाद मान सिंह और दूसरे सिपाही थे। सन्नाटा छाया हुआ था। दरख्तों पर परिंदे वापस अपने घोंसलों में आते जा रहे थे। कभी कभी किसी दरिंदे की दिल हिला देने वाली आवाज़ भी आ जाती थी। सबसे पहले हरिया को एक आदमी नजर आया। हरिया ने उसको आवाज़ दी तो वो चौंक कर खड़ा हो गया और वहीं से बोला, कौन है रे? मैं हरिया हूँ, शंकर के पास आया हूँ। अरे जाओ, काम का वक्त है, वो बोला। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, शंकर को बोला। बहुत गुस्सा भरा है भाई, ठहर जा, बुलावत हैं। और 2 मिनट के बाद ही शंकर मेरे सामने था। मगर ये वो शंकर नहीं था, नशई मरा मरा सा। ये बहुत बदला हुआ शंकर था। उसके चेहरे पर खून छलक रहा था और हाथ पैर भी ठिकाने के थे। मैं हरिया से आगे आ गया। उसने मुझे देखा और एकदम मुरझा गया, जैसे छुई मुई के पौधे को कोई छू ले तो वो मुरझा जाता है। मैंने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, क्या बात है, मेहमानों का स्वागत इसी तरह करते हैं? मैं हैरान हूँ, आज आपने कैसे तकलीफ कर ली? वो संभल कर बोला, तुमसे मिलना था इसलिए चले आए हैं। मैंने कहा, हुक्म करें सरकार, हम तो खादिम हैं। वो बोला, ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं है और किसी किस्म की होशियारी दिखाने की भी इजाजत नहीं है। तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने कहा, मेरा का जुर्म है हजूर? वो बोला, तुम जो कर रहे हो वो जुर्म नहीं है। मैंने पूछा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मुंह छुपाए पड़ा हूँ। वो फिर बोला, लकड़ियाँ किसकी इजाजत से चोरी कर रहे हो? मैंने कहा, वो लकड़ियाँ मेरी कब हैं? वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर की हैं। वो बोला, तुम उसके हिस्सेदार हो? मैंने कहा, मुझे सिर्फ मजदूरी मिलती है, असल मालिक तो वही है। वो बोला, तुम फॉरेस्ट ऑफिसर के खिलाफ गवाही दे रहे हो। अगर बात गलत हुई तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा, पता है? रिपोर्ट बहुत ऊपर जा चुकी है। मैंने कहा, हशर तो मेरा जब बुरा होगा जब मैं झूठ बोलूंगा। वो बोला, तो फिर ठीक है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, मैं झूठों का दुश्मन हूँ। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। वो बोला, इसके अलावा भी एक बात और है। मैंने कहा, मुझे अगर कुछ पता होगा तो जरूर बताऊंगा। वो बोला, तुम्हारे 2 मेहमान दिन में आते हैं, वो कौन है और तुम उनकी इतनी खिदमत क्यों करते हो? मैंने पूछा, सरकार, वो मेरे मेहमान नहीं हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिसर के मेहमान हैं। मुझे तो उनकी वजह से मेहमान नवाजी करनी पड़ती है, ना करूं तो साहिब नाराज हो जाए। वो बोला, मगर वो खुद तो नहीं होता यहाँ पर। मैंने कहा, हर रोज नहीं होता, मगर आता तो है, दिन भर रहता है और शाम से पहले चला जाता है। शंकर ने जवाब दिया, दिन भर क्या करता है? मैंने फिर सवाल किया। मौज करता है, ऐश करता है सारा दिन। वो बोला, वो आदमी जो उसके साथ आता है वो कहाँ रहता है? मैंने पूछा, अरे वो तो उसी औरत का गुलाम है, उसका क्या है? साहिब के आते ही वो चला जाता है। उस औरत को कौन यहाँ पर लाया था? मैंने पूछा। साहिब खुद लाया था, कहता था उसको जंगल में मिली है। शंकर ने जवाब दिया। ये लकड़ी का धंधा कब शुरू हुआ? मैंने पूछा। जब से ये औरत साहिब को मिली है उसी दिन से ये काम जारी है, शंकर ने बताया। अच्छा चलो, अब बाकी बातें चंदनपुर में होंगी, गाड़ी में बैठो और हाँ, अपने आदमियों को बता दो कि तुम जरूरी काम से जा रही हो। इन दोनों मेहमानों का ख्याल रखें। और मैं शंकर को रातों रात चंदनपुर ले आया और फौरन एसपी साहब के सामने पेश करके उसका बयान कलम बंद करा लिया। छापे की तैयारियां हो चुकी थीं, मगर इससे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर की खबर लेना थी। तरखान मंडी में वो मिलता, मुझे जाना जरूरी था। मैंने एसपी साहब को बताया तो उन्होंने जरूरी कागजात बनवाए और मैं तरखान मंडी रवाना हो गया और छापा टीम अलग से घाट की तरफ रवाना हुई। उससे मेरा कोई वास्ता जाहिर नहीं किया गया था। 3 बजे के लगभग मैं तरखान मंडी पहुंच गया। फॉरेस्ट ऑफिसर दफ्तर में था और कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मेरे साथ मान सिंह और रोशन खान दोनों थे। वो अब मेरे मातहत थे। मैंने जाते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर मुखर्जी को कागजात दिखाए और फौरन साथ चलने का हुक्म दिया तो वो बिगड़ कर बोला, तुम हमको हुक्म देने वाला कौन है? हमारा डिपार्टमेंट अलग है, तुम पुलिस का आदमी है, हमसे क्या वास्ता है? मगर मैं एसपी साहब के ऑर्डर लेकर आया हूँ, अगर तुम नहीं मानोगे तो गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। मैंने कहा। वो जरा नरम पड़ा और बोला, हमको क्यों ले जाता है ये तो बताओ, ये तुमको चंदनपुर में पता चलेगा। मैंने कहा, चंदनपुर में कौन बताएगा? वो तेजी से बोला, मिस्टर मुखर्जी, मैं तुमको बताने का पाबंद नहीं हूँ, तुम राजी से चलते है कि नहीं ये बताओ। मैंने कहा, चलेगा, हम तुम्हारे साथ चलेगा, हमको 2 घंटे का टाइम दो, फिर हम चलेगा। वो बोला, 2 घंटा तुम यहाँ पर क्या करेगा? मैंने पूछा। इधर नहीं, हमको जंगल में काम है, उधर जाएगा फिर चलेगा। वो बोला, तुमको 1 मिनट भी हम नहीं देगा, तुम उधर क्या करेगा हमको पता है। मैंने कहा, जो तुम्हारा आदमी काम करता है करने दो, ये काम वो आखिरी बार करेगा, मगर ना तुम होगा ना वो तुम्हारे काम करेगा। मैंने डांट कर कहा तो वो एकदम नरम हो गया। तुम हमारा पेटी भाई है, कुछ तो हमारा ख्याल करो। मुखर्जी मस्कीन सूरत बनाकर बोला, देखो मुखर्जी, मैं दूसरी किस्म का आदमी हूँ और तुम दूसरी किस्म से हो। तुमको औरत और दौलत चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत प्यारी है। मैंने कहा,
इसके बाद मैंने मुखर्जी की एक नहीं सुनी और लेकर चंदनपुर आ गया। रात को घाट पर छापा पड़ा, 10 आदमी गिरफ्तार हुए। सबने मुखर्जी को अपना सरबराह बताया और मुखर्जी जेल चला गया। इस कामयाबी का सेहरा भी एक अंग्रेज के सर पर बंध गया, मगर एसपी साहब पूरी कहानी से और मेरी रिपोर्टों से वाकिफ थे। उनकी नज़र में मेरी अहमियत बेशक बहुत बढ़ गई। दूसरे रोज सुबह ही मैं पूरी तैयारी के साथ हरिया को साथ लेकर उसी ठिकाने पर रवाना हुआ जहां पर राममूर्ति और दीना लाल आराम किया करते थे। मुखर्जी की गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया था, मगर छापे की खबर खुफिया न रह सकी थी। शंकर के दोनों मुलाजिम गायब थे और पूरा ठिकाना वीरान पड़ा था। दरवाजा बंद था। मैंने अंदर जाकर देखा, मगर वहां पर कुछ नहीं था। हमने एक जगह ठहर कर किसी के आने का इंतजार किया, मगर शाम तक जब कोई नहीं आया तो हम वापस आ गए। मैंने वापस आकर शंकर को बुलाया और पूछा, तुमने 2 मुलाजिम हरिया के जंगल वाले ठिकाने पर रखे हुए थे, वो कौन थे? वो दोनों पीलीभीत के पास एक गांव है खटीमा, वहां के रहने वाले थे। शंकर ने जवाब दिया। तुम तीनों ने जब कोई जुर्म नहीं किया तो फिर वो दोनों ठिकाने से क्यों भाग गए? मैंने पूछा। बात यह है कि हमारी लकड़ी कानूनी तरीके पर तो जंगल से बाहर नहीं जाती थी। काम तो मुखर्जी की मर्जी से होता था, मगर था तो गैर कानूनी। छापा पड़ा, मुखर्जी पकड़ गए। अब उनका यहाँ पर रहने का क्या काम, सो वो भाग गए। ये बताओ, इस ठिकाने के अलावा दिन में उन दोनों मेहमानों का कोई दूसरा ठिकाना है? मैंने पूछा। मुझे पता नहीं है, मगर होगा जरूर। आगे जंगल बहुत घना और खतरनाक है। बहुत खौफनाक कबाइल आबाद हैं और बड़ी खुफिया दलदलें मौजूद हैं। वो दोनों शायद उस तरफ ना जाएं और जंगल के बाहर किनारे किनारे कोई ठिकाना बनाएं। शंकर ने जवाब दिया। तुम कभी घने जंगल की तरफ गए हो? मैंने पूछा। हाँ, एक दफा गया था, मगर कई दफा मरते मरते बचा, फिर हिम्मत नहीं हुई। शंकर ने जवाब दिया। मगर अब तुमको हिम्मत करना पड़ेगी और मेरे साथ अंदर जाना होगा। मैंने कहा। मुझे जेल में डाल दो, मगर जंगल में ना ले जाओ। बड़ी खौफनाक जगह है हजूर, मुझे जेल मंजूर है। तुम क्या समझते हो, तुमको तुम्हारी मर्जी चलाने दी जाएगी? तुम मेरे साथ जाओगे। और मैंने सफ़र की तैयारियां शुरू कर दी। इस दफ़ा भी मैंने वही टीम रखी थी, यानी कोलिंगा अपनी पार्टी का चीफ था और मान सिंह अपनी पार्टी का चीफ। इस दफ़ा नफरी बढ़ा दी गई। अकबर खान और रोशन खान भी शामिल थे। अकबर खान और रोशन खान बेहतरीन ड्राइवर भी थे। 2 जीपें हासिल कर ली गईं। तमाम ज़रूरी सामान और असलहा रख लिया गया। एमरजेंसी दवाएं भी साथ थीं। इस दफ़ा भी कोलिंगा ने कुछ चीज़ें अपनी पसंद की रखी थीं। 2-3 बंडल रस्सियों के भी साथ थे। पेट्रोल का भी अच्छा इंतज़ाम कर लिया था। खुश्क खुराक भी रख ली थी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। चाय और खुश्क दूध भी रखा गया था। मतलब ये कि बंदोबस्त पूरा था, क्योंकि इस सफ़र का पता नहीं था कि कितना लंबा हो। जहाँ तक हमको पेट्रोल मिल सकता था हमको लेना था, स्टॉक में से खर्च नहीं करना था। 4 खच्चर भी हमको जंगल के आखिरी गांव से लेने थे। एसपी साहब को पूरे मिशन का पता था, मगर बड़ी एहतियात बरती गई थी और मिशन को खुफिया रखा गया था। मिशन के हर मेंबर को खुसूसी लिबास पहनाए गए थे और बहुत महफूज लॉन्ग बूट दिए गए। इसी तरह जदीद तरीन राइफलें और दूसरे औजार भी दिए गए और 1 हफ्ता खुसूसी ट्रेनिंग भी दी गई थी। एसपी साहब और मैं इस मुहिम को हर हालत में कामयाब करना चाहते थे। मान सिंह ने एक नया रास्ता इख्तियार किया था। उसका कहना था कि पुराने रास्तों पर मुजरिम नहीं मिले थे, क्योंकि वो जानता है कि हमारी गुजरगाह है, नई जगह शायद टकराव हो जाए। ये रास्ता पीलीभीत से जंगल की तरफ जाता है। खटीमा गांव के बाद एक गांव और आता है और उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। सुबह नाश्ते के बाद मान सिंह ने रवानगी का ऐलान कर दिया और हम आगे रवाना हुए। मान सिंह ने बताया कि अगर सामने के रुख सफ़र करेंगे तो पहाड़ों की तरफ जाएंगे। दाएं तरफ का इलाका बहुत घना जंगल है और दलदली इलाका भी है। दाएं तरफ कोई दरिंदा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर मौत दलदल की सूरत में खड़ी है। हमने बाएं तरफ सफ़र करना पसंद किया। ये जंगल का बहुत खतरनाक इलाका था। एक एक कदम देखभाल कर रखना पड़ रहा था। हमने अपनी जीपें एक महफूज मुकाम पर छुपा दी थी और पेट्रोल के डिब्बे ज़मीन में दफन कर दिए थे और झाड़ियाँ डाल दी थी और वहाँ दरख्तों पर निशानियाँ लगाते आगे बढ़ रहे थे ताकि वापसी में आसानी हो। बड़े दरख्तों पर निशानियाँ बनाने का तरीका कोलिंगा का था। हम पूरा दिन सफ़र करते रहे। ये सफ़र आसान नहीं था, मगर कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए आगे बढ़ते जा रहे थे। कई जगह झाड़ियाँ और खुदरो दरख्त इस कदर ज़्यादा थे कि काट कर रास्ता बनाना पड़ गया था। एक जगह आखिर मिल गई। ये एक खुला मैदान था, मगर ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके चारों तरफ दरख्त थे। मैदान में कोयले और जली हुई लकड़ियाँ भी पड़ी थीं। इससे अंदाज़ा होता था कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई क़याम कर चुका है। ये एक खुली जगह थी, मगर साफ थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमने आज कितना सफ़र किया है। सबने फैसला किया कि इसी जगह कैंप लगाना है और छोलदारियाँ लगा दी गईं। अभी दिन की रोशनी थी। अलाव जलाने को लकड़ियों का इंतज़ाम किया गया। दरख्तों की आड़ में सूखी लकड़ियों का एक ढेर भी मिल गया, जो हमसे पहले आने वालों ने जमा किया होगा। दिन की रोशनी में ही
हमने छोलदारी के अतराफ में मोटे मोटे लठ गाड़ दिए। सिर्फ एक तरफ दरवाज़ा रखा। छोलदारी को महफूज करने की ये तरकीब भी कोलिंगा की थी। आग जलाने को भी एक क्यारी नुमा ज़मीन खोदी और उसमें लकड़ियाँ डालकर आग जला दी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आग फैल गई और ज़्यादा हिस्सा ज़मीन में महफूज हो गया। पहरेदारों के लिए खुफिया ठिकाने भी बनाए गए। कोलिंगा की तैयारी बिल्कुल जंगी बुनियाद पर होती थी, मगर उसको मैं उसके किसी काम से रोकता नहीं था। उसका दिमाग जंगल में पेश आने वाले हर खतरे की तरफ रहता था। इसके अलावा वो एक वफादार साथी था। मैंने उसको हर बार आजमाया था, वो हर आजमाइश में पूरा उतरा था, इसलिए मैं उस पर मुकम्मल एतमाद करता और वो इसका मुस्तहिक भी था। छोलदारी तो महफूज थी। जिन लोगों की ड्यूटी आधी रात के बाद की थी वो सब खाना खाने के बाद सोने चले गए थे। मान सिंह भी सोने चला गया था। मेरे साथ रोशन खान और अकबर खान थे। कोलिंगा पहरेदारों के पास चला गया था। वो रात में एक जगह नहीं टिकता था। मेरे सामने अलाव जल रहा था। बहुत तेजी के साथ कोलिंगा आता नजर आया और आते ही बोला, सर, होशियारी की ज़रूरत है। मैं उधर छोलदारी के पीछे गया था। मुझे शुबा है उधर कुछ गड़बड़ है। एक बहुत बड़ी झाड़ी करौंदे की लगी है, उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। वो बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो, मान सिंह को उठा दो और उसको बता दो, वो सिर्फ उधर ही नजर रखेगा। आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि फायर की आवाज़ आई। ये फायर मान सिंह ने किया था। 303 राइफल की आवाज़ जंगल की खामोश फिजा में देर तक गूंजती रही। मान सिंह के बाद कई फायर और हुए और फिर खामोशी छा गई। मैं अलाव के सामने ही था क्योंकि ये भी एक मोर्चा था। कोलिंगा मेरे पास आ गया और बोला, सर, उस झाड़ी के अंदर बहुत बड़ा गार है और उस गार का रास्ता दूसरी तरफ भी है। क्योंकि मान सिंह ने एक भेड़िए को निशाना बनाया तो फिर कोई दूसरा बाहर नहीं आया और अब उधर खामोशी है। कोलिंगा ने बताया, हम लोग उस गार को नहीं देख सके। कमाल है। मैंने कहा, सर, वो झाड़ी बहुत पुराना है और बहुत घना है। देखने से सब झाड़ी नजर आता है। और तुम बुरी रूहों के हमले की क्या बात कर रहे थे? मैंने पूछा। बात यह है सर कि जंगल का आदमी हूँ, यहाँ की बातें कहाँ भूल सकता हूँ। जंगल की जिंदगी में रूहों का बहुत दखल है। हर मामला रूहों से जुड़ा हुआ है। अगर बारिश ना हो तो गुरु कहता है रूहें नाराज हैं। शिकार ना मिले तो गुरु कहता है रूहों ने शिकार भगा दिया है। जिस कबीले के जितने ज्यादा शिकारी हों वो उतना ही अमीर कहलाता है। वो शिकारी लड़ाई और दूसरे कबीलों पर रोब डालने के भी काम आते हैं। मैं उन गुरु और सरदारों के सारे हीले बहाने जान गया था, मगर जुबान से कभी इसका इजहार नहीं किया। अगर करता तो मारा जाता, मगर कुछ बातें ऐसी जरूर थीं जिनको मैं नहीं समझ सका था। शायद वही जंगल का जादू है। अक्ल नहीं मानती, मगर है जो नजर आता है वो असल नहीं है, कुछ और है। कोलिंगा बोलता रहा। उसकी बातें तजुर्बात की बातें थीं। मैं उन बातों को झुठला नहीं सकता था। रात में फिर कुछ नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मान सिंह और कोलिंगा को लेकर उस झाड़ी के पास गया जिसके अकब में गार था और जहाँ से रात को हमला हुआ था। मान सिंह और कोलिंगा ने वो झाड़ी काट कर फेंक दी तो गार साफ नजर आने लगा। ये एक अच्छा ऊंची छत का गार था जिसमें खड़ा हुआ जा सकता था। मैं उसके अंदर चला गया। मेरी बाद वो दोनों भी अंदर आ गए। मैं आगे बढ़ता गया। आगे चलकर छत की ऊंचाई कम हो गई थी, इसलिए झुककर चलना पड़ रहा था। अंदर हवा बड़ी तेजी से आ रही थी और किसी किस्म की बदबू वगैरह नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि हवा आने और गुजर जाने का रास्ता खुला हुआ था। हम जिसको सिर्फ एक मामूली गार समझकर अंदर आए थे, यह ऐसा ना था। ये एक सुरंग थी जो शायद पानी के बहाव ने बनाई थी। हम 10-15 मिनट उसके अंदर चलते रहे। अंदर अंधेरा था मगर घुटन और बदबू नहीं थी। कोई 1-1.5 फरलांग के बाद उस सुरंग का खात्मा हुआ और हम एक नदी के किनारे निकल आए। ये जगह उस जगह से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जहाँ पर हमारा पड़ाव था। दूर तक सब्जा नजर आता था। पानी के किनारे परिंदे उड़ रहे थे। मैं आगे बढ़ा। मेरे साथ मान सिंह और कोलिंगा भी थे। मैंने कहा, हैरत है, एक सुरंग के पार जंगल का नजारा ही बदल गया है। हम तीनों एक बड़े पत्थर के पास खड़े थे। अभी किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था कि किसी के कराहने की आवाज आई। मान सिंह ने चौंक कर कहा, सर, ये आवाज आपने सुनी? हाँ, मैंने सुनी है। कोई तकलीफ में है? मैंने कहा। आपकी आवाज साफ थी और बहुत करीब थी। मैं दौड़कर उस बड़े पत्थर की दूसरी तरफ गया तो मैंने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके जिस्म पर खराशियां पड़ी थी जमीन पर पड़ा था और तकलीफ से कराह रहा था। मैं दौड़कर उसके करीब गया। वो बेखबर नीम बेहोशी के आलम में पड़ा था। उसको हमारी मदद की जरूरत थी मगर हमारे पास इस मुकाम पर कुछ नहीं था। जरूरी था कि उसको उठाकर कैंप में ले जाएं और मैंने ऐसा ही किया। हम बहुत तेजी से उसी सुरंग के जरिए कैंप में लौट आए। बूढ़े को छोलदारी में डाला, मुंह पर पानी डाला तो वो कुछ होश में आ गया। अकबर खान ने फौरन दवाएं निकाली और उसके जिस्म को स्प्रिट से साफ किया और मरहम वगैरह का लेप कर दिया और दर्द के लिए एक गोली पानी के साथ बूढ़े के हलक से उतार दी। मान सिंह एक गिलास में दूध ले आया और बूढ़े के मुंह से लगा दिया। कुछ देर के बाद बूढ़ा उठकर बैठ गया
और हैरत भरी नजरों से सबको देखने लगा। तो मैंने कहा, बाबा आप इस जंगल में तन्हा क्या कर रहे थे? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और बोला, तुम सब कौन लोग हो? हम शिकारी हैं, शिकार की तलाश में थे कि तुम मिल गए। ये भी भगवान की लीला है कि उसने मुझे बचाना था सो बचा लिया। वो बोला, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा, मैं भी शिकारी हूँ, मगर मेरा शिकार बहुत मुश्किल शिकार है, मुझे ही जख्मी करके भाग गया। बूढ़ा बोला, बाबा आपका नाम क्या है और आपका शिकार कौन है? मैंने फिर पूछा, मेरा नाम पंडित शिव शंकर है और मेरा शिकार एक आदमखोर जोड़ा है। वो आदमखोर जोड़ा भेड़ियों का तो नहीं? मैंने पूछा। हाँ, वही मेरा शिकार है, मगर वक्त के साथ साथ उस जोड़े की ताकत बढ़ती जा रही है। मैं सिर्फ इतना ही कर सका हूँ कि उसको आबादी की तरफ ना जाने दूं और जंगल में कैद कर दूं, मगर वो यहाँ पर भी हरकत कर गुजरता है। जंगलात के बाशिंदे और उनके बच्चे उसका निशाना बन जाते हैं। ये जंगली लोग समझते हैं कि ये किसी दरिंदे का काम हो सकता है और सब्र कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो यहाँ पर भी इंसानों को नुकसान ना पहुँचाए, मगर अब ऐसा लगता है कि उसने कुछ और शक्ति हासिल कर ली है। मुझ पर भी हमला कर दिया मगर मार नहीं सका। भला हो तुम सबका कि मुझे तुम लोग उठा लाए और मेरी बड़ी सेवा की। पंडित जी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने उन खूंखारों को इंसानी आबादी से दूर कर दिया, मगर ये तो इसका हल नहीं है। हम सब जो आपके सामने हैं उसी जोड़े को खत्म करने निकले हैं। मैंने कहा। पंडित शिव शंकर ने बड़े सुकून से मेरी बात सुनी, फिर बोला, बेकार है तुम सबका जंगलों में फिरना। तुम उसको नहीं मार सकते क्योंकि उस पर कोई हथियार असर नहीं करता। तुम सिर्फ घायल कर सकते हो, उसको मार नहीं सकते। मैं जंगल में उसके साथ साथ फिर रहा हूँ और इसी खोज में हूँ कि उनको किस तरह खत्म किया जा सकता है। तुम सब वापस चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैं उनको जंगल के अंदर धकेल दूंगा। वो किसी आबादी की तरफ नहीं जाएगा। उसके पास जो शक्ति है, वो शक्ति उसको किसने दी है, मुझे उसकी तलाश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। मैं खुद तुमसे मिलूंगा और बताऊंगा कि उनकी मौत किस तरह होगी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। पंडित शिव शंकर खामोश हो गया। तो मैंने कहा, ठीक है, हम वापस चले जाते हैं, मगर अभी आपको हमारी जरूरत है। आप जख्मी हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र न करो और फौरन वापस चले जाओ। पंडित ने आखिरी अल्फाज इतनी सख्ती से कहे कि मैंने फौरन वापसी का हुक्म दे दिया। वापसी उसी रास्ते से हुई क्योंकि हम अपने निशानात की मदद से आगे बढ़ते रहे थे। हमारी गाड़ी उसी हालत में हमको मिल गई और पेट्रोल भी, और हम वापस चंदनपुर आ गए। वापस आकर मैंने मुकम्मल रिपोर्ट तहरीरी एसपी साहब को दी और जुबानी उनसे कहा, सर अब उस जोड़े का वारदात करने का खतरा तो टल गया, मगर ख़त्म नहीं हुआ। हमें चौकस तो रहना है। और 3 माह गुजर गए। मैं और मेरे आदमी गांव-गांव राउंड करते रहे, कहीं पर कोई वारदात नहीं हुई। मुझे तरक्की मिल गई और मैं इंस्पेक्टर बन गया। मान सिंह को हेड कांस्टेबल बना दिया गया। कोलिंगा को बाकायदा पुलिस में भर्ती कर लिया गया और उसको भी हेड कांस्टेबल बना दिया गया। मेरा पूरा अमला मेरे साथ ही रखा गया और उसका नाम भेड़िया मार स्पेशल मिशन रख दिया गया। 4 माह के बाद फिर एक वारदात की खबर आई। ये वारदात भवानी गांव में हुई थी जो शाहजहांपुर के करीब वाक़ था। मैं और मेरे साथ मान सिंह और रोशन खान फौरन मौके वारदात पर रवाना हुए। भवानी गांव भी जंगल का सरहदी गांव था और शाहजहांपुर से बहुत फासले पर था। हमारा सफ़र लंबा था। 3 घंटे के बाद हम मौके वारदात पर पहुंचे। जिस पर हमला हुआ वो एक औरत थी। ये जवान औरत थी और अपने खेतों से जानवरों का चारा लेकर आ रही थी। अभी गांव से दूर थी कि उस पर 2 भेड़ियों ने हमला कर दिया। औरत नडर थी। उसने चारे का गट्ठा फेंक दिया और उन दोनों का मुकाबला किया, मगर आखिर वो थक कर गिर पड़ी और दोनों भेड़ियों ने उसका गला चबा डाला और पेट फाड़ दिया। उसके अंदरूनी अज़ा खा गए। गर्दन का गोश्त भी उधेड़ दिया। मैं पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर ले आया। हमारा काम फिर से शुरू हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि ये वही जोड़ा है जो फिर किसी तरह जंगल से आबादी में आ गया है। पंडित शिव शंकर के काबू से ये निकल गया है। पंडित शिव शंकर का क्या बना, उसने कोई इतला नहीं दी। कहीं वो उसी जोड़े का शिकार तो नहीं बन गया। बहुत से सवालात मेरे सामने थे, मगर उनका जवाब मेरे पास नहीं था। दिन भर मैं किसी न किसी गांव में फिरता रहता, लोगों को होशियार करता, मगर हकीकत यह है कि मेरे पास भी कोई प्लान नहीं था। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं अभी जाने की तैयारी ही कर रहा था कि पता चला कोई मिलने आया है। मैंने उसको दफ्तर में ही बुलवा लिया। आने वाला एक जवान आदमी था। उम्र का अंदाज़ा ये था कि 30 से कुछ ज़्यादा ही था। ये 6 फुट का निहायत तंदुरुस्त आदमी था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें उसको रोबदार बना रही थी। जिस्म पर शहरी लिबास था, यानी पतलून और शर्ट पहने हुए था। कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? क्यों मिलने आए हो? मेरा नाम दीनालाल है। दीनालाल का नाम सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया और बोला, कौन दीनालाल? मैं राम मूर्ति का घर वाला हूँ। मैं किस तरह यकीन करूँ कि तुम ठीक कह रहे हो? इसकी तस्दीक बहुत लोग कर देंगे। बहुत लोग कौन? चंदनपुर में मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार।
तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं दिल्ली भाग गया था। क्यों? दिल्ली क्यों भाग गए थे? बात है तो शर्म की, मगर आपको बतानी भी जरूरी है, इसलिए बतलाए देता हूँ। मैं अपनी घरवाली के डर से भाग गया था। तुम कड़ियल जवान हो, फिर एक औरत से डरकर क्यों भागे? वो औरत नहीं है, वो एक बला है, राक्षस है। तुमको ये बात कब पता चली? शादी के वक्त से ही ऐसी थी कि बाद में बन गई? शादी के वक्त तो वो एक भोली भाली देहाती औरत थी। फिर क्या हुआ? एक मर्तबा वो सवेरे सवेरे अपने मैके वापिस आई तो कुछ बदली बदली सी थी। ये किस वक्त की बात है? मोनीपुर गांव में मेरा ससुराल है। मेरे ससुर का नाम गोपी चंद है। तुमने उस वक्त क्या कहा था? मुझसे राम मूर्ति ने जो कहलवाया वो मैंने कह दिया था। हकीकत ये थी कि वो सुबह ही आ गई थी। उसके हाथ पैरों पर खून लगा हुआ था। मैंने पूछा तो उसने कहा था कि मैं गुरु के हुक्म का पालन कर रही हूँ। तुमसे मैं जो कहूँ वो कहो या खामोश रहो, नहीं तो मैं तुमको भी खत्म कर दूंगी। मैं उसके रूप में नहीं आया तो उसने अपना रूप बदल लिया और वो एक सुर्ख रंग का भेड़िया बनकर मेरे सामने मौजूद थी और फिर असली रूप में आकर बोली, देख ली मेरी शक्ति? अपनी जुबान पर काबू रखो, नहीं तो मारे जाओगे। मैं उसके इस जादू मंत्र से बहुत डर गया था और दिल्ली भाग गया और दिल्ली में ही छुप कर रहा। अब आया हूँ। मुझे यहाँ के हालात पता नहीं थे। सबसे पहले मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आपको जरूर मेरी तलाश होगी। राम मूर्ति के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है। उसके साथ मुझे भी मुजरिम समझा गया होगा। ये बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। तुमको हम बराबर का मुजरिम मानते हैं, मगर तुम आ गए हो तो तुमको हमारे पास ही रुकना होगा। तुम्हारे बयान की छान फटक करेंगे, इसके बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि राम मूर्ति अकेली वारदातें नहीं कर रही, उसके साथ एक और भी है। हमारा ख्याल ये था कि तुम उसके साथ हो, मगर तुम कहते हो कि दिल्ली में थे। तुमने जो बयान दिया है उसकी पूरी तहकीकात होंगी। तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे और क्या करते थे? सब कुछ बताओ। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम सच्चे साबित हुए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा तो उसने दिल्ली का पूरा पता मुझे लिखवा दिया। और क्या करते थे? मैंने पूछा। मैं घोड़ों के नाल बनाया करता था और उसने उस भट्टी का पता भी लिखवा दिया जिस पर वो काम करता था। अब एक नई कहानी शुरू हो गई। मैंने एसपी साहब को नई सूरत हाल से आगाह किया तो वो बोले, ये केस कितने रंग बदलेगा, अब तुम क्या करोगे? मैं दीना लाल के बारे में पहले तहकीकात करूंगा, इसके बाद फिर ये देखूंगा कि राम मूर्ति के साथ कौन है। ये 2 टारगेट मेरे सामने हैं, उनको पाने के बाद आगे कदम बढ़ाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, नफरी और बढ़ाओ, कोशिश करो अब कोई नई वारदात ना हो। एसपी साहब ने कहा, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा। मैंने जवाब दिया, मगर ऐसा नहीं हुआ और दूसरे ही हफ्ते फिर खटीमा गांव में एक लड़का मारा गया। उस लड़के की उम्र 11-12 साल थी। वो अपने बाप के साथ एक बाग से गुजर रहा था कि बड़ी दीदा दलेरी से एक भेड़िए ने हमला कर दिया। शाम हो गई थी, बाग में अंधेरा फैल गया था। लड़का शोर करता भागा, उसका बाप भी भागा, मगर दूसरा भेड़िया बाप के सामने आ गया। उसने आदमी के पैरों पर हमला किया, आदमी गिर गया। ये कमजोर आदमी नहीं था, मगर भेड़िए ने अचानक इतनी तेजी से हमला किया कि वो गिर पड़ा। भेड़िया गिरे आदमी पर ताबड़तोड़ हमले करता रहा और जख्मी कर दिया। इस दौरान दूसरे भेड़िए ने लड़के को गिराकर उसका नरखरा चबा डाला और उसका खून पी गया। ये वारदात इतनी दीदा दलेरी से की गई कि हैरत होती थी। कौन गुमान करेगा कि 2 भेड़िए एक आदमी और एक लड़के पर टूट पड़े। भेड़िया दरिंदा जरूर है, मगर इतना बहादुर नहीं है। इस वारदात से यह साबित हो गया कि पंडित शिवशंकर को ये दोनों भेड़िए खत्म कर चुके हैं, या पंडित उनके सामने बेबस हो गया है और ये जंगल से फिर आबादियों की तरफ आ गए हैं। मैंने हर गांव में ये इतला पहुंचा दी कि आदमखोर भेड़िए फिर आ गए हैं, उनसे होशियार रहा जाए। अपने आदमी भी हर गांव में पहुंचा दिए, हर तरह एहतियात कर ली गई। एक पार्टी दिल्ली रवाना कर दी ताकि वो दीना लाल के बारे में पता करे। दीना लाल हवाला आदमी था, मगर उसको हर तरह सहूलत दी गई थी। हरिया चंदनपुर में था, मगर पाबंदी उस पर भी थी कि वो बगैर इतला के चंदनपुर से जा नहीं सकता। दूसरी पाबंदी उस पर यह थी कि वो जंगल की तरफ नहीं जाएगा। दीना लाल की रिपोर्ट आ गई थी। जो दिन तारीख उसने दिल्ली में मौजूदगी की बताई थी वो दुरुस्त थी। दिल्ली में उसका किरदार साफ था, किसी किस्म के गलत काम में मुलविस नहीं था। मैंने दीना को बुलाया और कहा, मुझे अफसोस है कि तुमको इतने दिन हवालात में गुजारने पड़े। तुम आज़ाद हो, मगर एक बात याद रखना, जो दुश्मन मेरा है वही तुम्हारा भी है। तुम अपनी बीवी का रूप जानते हो और उसके कारनामे भी तुमको मालूम है। तुम अगर उसके हाथ लग गए तो तुम्हारा क्या हशर होगा, इसका अंदाज़ा तुम खुद कर सकते हो। तुम चंदनपुर से बाहर ना जाना, तुम पर पाबंदी नहीं है, मगर हालात का तकाजा यही है। मेरे साथ ताउन करोगे तो मुश्तरका दुश्मन से हम लड़ सकेंगे। अगर मकान वगैरह की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं हरिया को कह देता हूँ, वो इंतज़ाम कर देगा। हरिया को वो खुद जानता था। दीना लाल हरिया के साथ चला गया। अब मेरे सामने दूसरा टारगेट था। पहले की रिपोर्ट बनाकर एसपी साहब को रवाना कर दी। दूसरा टारगेट ये था कि राम मूर्ति के साथ दूसरा कौन है
जो उसका जोड़ा बना हुआ है। शंकर एक ऐसा आदमी है जिसने उन दोनों को साथ साथ देखा है और करीब से देखा है। मैंने शंकर को और हरिया दोनों को बुलाया और कहा, शंकर तुम ये बताओ कि तुमने कितनी दफा राम मूर्ति और उसके साथ जो आदमी था उसकी मेहमान नवाजी की है। मैंने पूछा। रोज ही करते थे जी। तुमने उसको खूब अच्छी तरह देखा होगा। रोज ही देखते थे जी। तुमसे उसने कभी बात की? बात तो वो बहुत कम करता था, बल्कि दोनों ही कम बात करते थे। जरूरत पड़ने पर ज्यादातर राम मूर्ति ही बुलाती थी, वो भी रोज रोज नहीं, कभी कभार। हम खुद उनसे दूर दूर रहते थे, करीब जाने में खौफ आता था। वो बोला, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ मर्द ने तुमसे कुछ कहा हो? मैंने पूछा। याद आया, एक दो दफा उसने हमसे शराब के लिए सोडा मंगवाया था। जब हम उसके करीब गए तो मारे बास के हमारा दिमाग उलट गया। ऐसी खराब बदबू उसके बदन से उठ रही थी कि क्या बताएं। वो झिरझिरी लेकर बोला, फिर तुमने सोडा उसको दिया कि नहीं? मैंने पूछा। वो तो देना ही था, ना देते तो और क्या करते। अच्छा वो डील डोल का और शक्ल का कैसा था? मैंने फिर पूछा। शक्ल तो सरकार ऐसी समझ लो कि जैसे भेड़िया की शक्ल को तरक्की हो जाए और वो इंसान बन जाए, मगर फिर भी भेड़िए वाली अलामात तो रहेंगी। वही लंबूतरा चेहरा, कुल्हाड़ी नुमा नकूश, कानों का फैलाव, वही गर्दन और जिस्म पर बालों का जंगल देखकर आदमी के जहन में फौरन ही भेड़िए का तस्वुर आ जाता है। वो थिरथिराकर बोला, किसी के हलक में अगर हड्डी फंस जाए तो वो बोलने की कोशिश करे तो कैसी आवाज आए? फिसफिसी, लड़खड़ाती, एक तरह की आवाज नहीं, हर दफा अलग अलग ऐसी ही आवाज थी। अगर वो तुमको नजर आ जाए तो पहचान जाओगे, उसको कौन नहीं पहचानेगा। मैंने जो आपको बताया है आप खुद भी बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। अच्छा अब राम मूर्ति के बारे में बताओ। मैंने कहा। राम मूर्ति बहुत खूबसूरत औरत है, मर्द को पागल कर देने की सलाहियत उसमें है, मगर एक खराबी उसमें भी हो गई है। क्या खराबी तुमने देख ली? उसके बदन से भी बहुत खराब बदबू निकलती है। उसके करीब ज्यादा देर आदमी ठहर नहीं सकता। ये खराबी पहले से थी? मैंने पूछा। नहीं जी, पहले अगर होती तो उसका आदमी उसको काहे रखता। ये खराबी बाद में हुई है मेरा ख्याल है। वो बोला। बात समझ आने वाली थी। मैंने कहा, इसके अलावा कुछ और याद करो। मैंने पूछा। वो दोनों दिन भर शराब पीते थे और खूब सोते थे। वो बोला। मैंने शंकर को वापस भेज दिया और दीनालाल को बुलवा लिया। उसके आते ही मैंने कहा, दीनालाल एक जरूरी बात पूछना थी। मैंने कहा, पूछ लें, पता होगी तो जरूर बताऊंगा। वो बोला, तुमने किसी वक्त राम मूर्ति के गुरु का जिक्र किया था, तुमको याद है? मैंने कहा, हाँ जी, मैंने ये कहा था कि राम मूर्ति ने कहा मेरे गुरु का हुक्म है। वो बोला, इस सारी कहानी में गुरु का जिक्र पहली बार आया है, मगर उसका पता नहीं है कि वो कहाँ है। मैंने कहा, सर मेरा तो ख्याल है सारी खराबी की जड़ वही गुरु है। दीनालाल ने कहा, मैं तुम्हारी बात को झुटला नहीं सकता, तुम याद करके बताओ, शायद उसने कभी उस गुरु का अता पता बताया हो। मैंने कहा, एक बात तो तय है कि उसका गुरु ज्यादा दूर नहीं था, वो जरूर जंगल में ही था। दीनालाल ने कहा, तुम ये किस बुनियाद पर कह रही हो? मैंने पूछा। इस बात पर कि वो कभी ज्यादा अरसे के लिए गायब नहीं हुई, मैं ही दिल्ली भाग गया था। वो बोला। वो तुम्हारे सामने ज्यादा से ज्यादा कितने दिन घर से गायब रही? मैंने पूछा। वो 3 दिन से ज्यादा कभी गैर हाजिर नहीं रही, दीनालाल ने जवाब दिया। और रात में वो कहाँ होती थी? मैंने पूछा। मैंने एक बार उसका पीछा किया था कि देखूं कहाँ जाती है। वो बोला। फिर कुछ पता चला? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं, वो आबादी से निकली और फिर नजरों से ओझल हो गई, दीनालाल ने जवाब दिया। फिर तुम वापस आ गए होगे? मैंने कहा। क्या करता, वापस आ गया। दूसरे दिन उसने निहायत डरावनी शक्ल बनाकर मुझसे कहा था, जिंदगी प्यारी है तो आप मेरा पीछा मत करना। और फिर मैंने कभी उसका पीछा नहीं किया और तुम दिल्ली चले गए। मैंने कहा, क्या करता, दिन ब दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी, मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। अब तुम कानून की मदद करने के लिए कुछ करना चाहते हो? मैंने पूछा। मेरे लायक जो खिदमत हो तो आप बताएं, मैं करूँगा। वो बोला। हमें उस गुरु का पता चलाना है जो ये सब कुछ करवा रहा है। मैंने कहा, मैं आपके साथ हूँ। दीनालाल बोला। ठीक है, अब तुम जाओ, प्रोग्राम बनाते हैं और उसकी तलाश शुरू करते हैं। मैंने बात खत्म की। मैंने अफसराने वाला से एक मीटिंग की और ये तय पाया कि कुछ खोजी जंगलात में छोड़े जाएं, वो खोज निकालें और रिपोर्ट करें। इससे हमारी नफरी आबादियों की हिफाजत कर सकेगी और महफूज भी रहेगी, बिला वजह जंगलात में फिरने से बच जाएगी। खोजी जो खबर लाएंगे उसकी रोशनी में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अकबर खान ने बताया कि एक आदमी चटागांग के पहाड़ी जंगलात से आया हुआ है और खुद को माहिर खोजी कहता है। अगर आप कहें तो बुलाऊं? मैंने कहा, मैं तो खोजियों को खोज रहा हूँ, जरूर बुलाओ। ठीक है, कल हाजिर कर दूंगा। वो बोला। दूसरे दिन अकबर खान एक आदमी के साथ मेरे कमरे में आ गया और बोला, सर ये है, आप बात करें। वो एक 40 साल के करीब उम्र का आदमी था। मुश्किल से ही अंदाजा होता था कि बंगाली है। जिस्म पर 3 रंग की शर्ट और लुंगी, चेहरे पर दाढ़ी मगर मुकम्मल नहीं, सिर्फ ठोड़ी पर बाल और बाकी चेहरा साफ। तुम्हारा नाम क्या है?
हमारा नाम अबोल है। पूरा नाम बताओ। अबोल बैनर्जी हमारा पूरा नाम है। तुम चटागांव का रहने वाला है? हाँ, उधर का ही है। तुम उधर क्या करता था? हम उधर खोज लगाता था, बड़ा बड़ा दरिंदा का खुरा उठाता था। ये काम तुम पुलिस के वास्ते करता था? नहीं जी, ये काम शिकारी लोग के वास्ते करता था। वो हमको बुलाता था, हम पैसा लेकर ये काम करता था। ये काम बहुत खतरनाक है। तुम अपने पास कोई हथियार रखता था? रखता था, बहुत खतरनाक हथियार रखता था। वो हथियार हमारी खोपड़ी के अंदर है, दिखा नहीं सकता। जरूरत होता है तो खुद बाहर आता है। साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? जंगल में आदमी अकेला होता है, उसके पास बंदूक भी होता है, मगर हिम्मत नहीं होती। शेर सामने हो तो बड़ा बड़ा हिम्मत वाला भी बकरी बन जाता है। हम उधर फिरता है, हमारा हाथ में एक डंडा होता है बस, और हमारा खोपड़ी वाला हथियार। जैसा मौका देखता है इस हथियार को चलाता है। तुम हमारे वास्ते काम करेगा? सरकार के वास्ते काम करेगा? अच्छा काम करेगा तो बहुत इनाम मिलेगा। बोलो, काम करेगा? मैंने पूछा। जरूर काम करेगा। नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? अबोल बोला। तुमको करना यह है कि पता करो, एक औरत है, जवान है, खूबसूरत है, उसके साथ एक मर्द है। वो किधर रहता है? वो लोग शहर में भी आता है, गांव में भी आता है। रात को आता है तो भेड़िया बन के आता है, दिन को आता है तो इंसान बन के आता है। तुमको अपना हुनर आजमाना है। तुमको दोनों खुरे मिलेंगे। पता करना है कि उनका ठिकाना किधर है। मैंने बात खत्म की तो वो बोला, तुम बोला औरत है, अच्छा है, जवान है, भेड़िया बन के आता है, ठीक है, मानता है। आदमी कैसा है? ये भी भेड़िया बनता है? नहीं बताया। वो बोला, उस आदमी को अब तक किसी ने नहीं देखा, औरत को देखा है। मैंने जवाब दिया, वो भेड़िया बनता है, शेर क्यों नहीं बनता? वो बोला, वो जब मिलेंगे तो उनसे पूछकर बताऊंगा। मैंने कहा, तुम गुस्सा करता है? हम बोला, वो जादू करता है, अपना हुलिया बदलता है, शेर भी बन सकता है। तुम बोला भेड़िया बनता है। मतलब ये हुआ कि उसका शक्ति सिर्फ इतना ही है, वो भेड़िया बनने का सबक पढ़ा है। शेर हाथी नहीं बन सकता। हम ठीक बोला ना? अबुल ने अपना फलसफा बयान कर दिया। तुम महाखोजी हो, तुम भला गलत बात करोगे। मैंने जवाब दिया। तुम फिर मजाक किया? वो हंसकर बोला, अच्छा तुम ये बताओ, तुम आज मछली खाया? मैंने पूछा। अभी किधर, पकड़ेगा फिर खाएगा। वो बोला। मैंने 10 रुपए निकालकर उसको दिए और कहा, तुम काम करो, ये पैसा एडवांस है, खूब मछली खाओ और अपना खोपड़ी वाला हथियार के साथ दूसरा हथियार रखो। अब तुम सरकारी काम कर रहे हो। मुझे लगा अबुल बातूनी जरूर है, मगर शायद कुछ काम कर जाए। इसी किस्म के 2-3 आदमियों की तलाश मुझे थी। मैं एक जाल फैला देना चाहता था। हर मुकाम और हर जगह की खबर मुझे हासिल करना थी। शाहजहानपुर से तुनकपुर मंडी तक मेरा जाल होना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कामयाबी जरूर होगी। गांव के लोगों को पता था कि खूंखार भेड़िए फिर आ गए हैं। सभी गांव वाले होशियार थे, पुलिस भी हरकत में थी और आवाम खुद भी अपना बचाव कर रहे थे।